एक आदमी जो इस दुनिया से बेजार है, अपनी होने वाली बीवी को खुद भगा कर ले जाता है। वो अपनी दुनिया खुद तख्लीक करता है। समाज के रस्म और रिवाज इसे समझ नहीं आते। वो बागी है, एक ऐसा बागी जिसकी हर हरकत हैरानकुन होने के साथ साथ अजीब व गरीब भी है। इसकी दिलकश दास्तान को आपके रूबरू पेश करते हैं। गौर से सुनिए और अपनी जिंदगी और इसकी जिंदगी की तुलना कीजिए। लेकिन इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर सड़क सीधी हो, बिल्कुल सीधी, तो उस पर उसके कदम मनोभारी हो जाते थे। वह कहा करता था, यह जिंदगी के खिलाफ है जो पेच दर पेच रास्तों से भरी है। जब हम दोनों बाहर सैर को निकलते तो उस दौरान में वह कभी सीधे रास्ते पर न चलता। उसे बाग का वह कोना बहुत पसंद था जहां लहराती हुई रविश बनी हुई थी। एक बार उसने अपनी टांगों को सीने के साथ जोड़कर बड़े दिलकश अंदाज में मुझसे कहा था, अब्बास, अगर मुझे और कोई काम ना हो तो बाखुदा मैं अपनी सारी जिंदगी कश्मीर की पहाड़ी सड़कों पर चढ़ने उतरने में गुजार दूं। क्या पेच है? अभी तुम मुझे नजर आ रहे हो और एक मोड़ मुड़ने के बाद मेरी नजरों से ओझल हो जाते हो। कितनी पुरअसरार चीज है। सीधे रास्ते पर तुम हर आने वाली चीज देख सकते हो, मगर यहाँ आने वाली चीजें तुम्हारी आंखों के सामने बिल्कुल अचानक आ जाएंगी, मौत की तरह अचानक। इसमें कितना मजा है। वह एक दुबला पतला नौजवान था, बेहद दुबला। उसको एक नजर देखने से अक्सर ऐसा मालूम होता कि अस्पताल के किसी बिस्तर से कोई जर्द रू बीमार उठकर चला आया है। उसकी उम्र बमुश्किल 20 बरस के करीब होगी, मगर बाज वक्त वह इससे बहुत ज्यादा उम्र का मालूम होता था। और अजीब बात है कि कभी कभी उसको देखकर मैं यह ख्याल करने लगता कि वह बच्चा बन गया है। उसमें एक पल में इस कदर तब्दीली हो जाया करती थी कि मुझे अपनी निगाहों की सेहत पर शुबा होने लग जाता था। आखिरी मुलाकात से उस रोज पहले जब वह मुझे बाजार में मिला तो मैं उसे देखकर हैरान रह गया। वह हाथ में एक बड़ा सेब लिए उसे दांतों से काट कर खा रहा था। उसका चेहरा बच्चों की मानिंद एक नाकाबंदी के बायस तमतमाया हुआ था। उसका चेहरा गवाही दे रहा था कि सेब बहुत लजीज है। सेब के रस से भरे हुए हाथों को बच्चों की मानिंद अपनी पतलून से साफ करके उसने मेरा हाथ बड़े जोश से दबाया और कहा, अब्बास। वो सेब के 2 आने मांगता था, मगर मैंने भी एक ही आने में खरीदा। उसके होठ जफर मंदाना हंसी के बाइस थरथरने लगते। फिर उसने जेब से एक चीज निकाली और मेरे हाथ में देकर कहा, तुमने लट्टू तो बहुत देखे होंगे, पर ऐसा लट्टू कभी देखने में ना आया होगा। ऊपर का बटन दबाओ, दबाओ, अरे दबाओ। मैं सख्त मुताहिर हो रहा था, लेकिन उसने मेरी तरफ देखे बगैर लट्टू का बटन दबा दिया, जो मेरी हथेली पर से उछलकर सड़क पर नाचने लगा। उस पर खुशी के मारे मेरे दोस्त ने उछलना शुरू कर दिया। देखो अब्बास, देखो इसका नाच। मैंने लट्टू की तरफ देखा जो मेरे सर के मानिंद घूम रहा था। हमारे इर्द गिर्द बहुत से आदमी जमा हो गए थे। शायद वह यह समझ रहे थे कि मेरा दोस्त दवाइयां बेचेगा। लट्टू उठाओ और चलो, लोग हमारा तमाशा देखने के लिए जमा हो रहे हैं। मेरे लहजे में शायद थोड़ी सी तेजी थी, क्योंकि उसकी सारी खुशी मांद पड़ गई और उसके चेहरे की तमतमा गायब हो गई। वो उठा और उसने मेरी तरफ कुछ इस अंदाज से देखा कि मुझे ऐसा मालूम हुआ जैसे एक नन्हा सा बच्चा रोनी सूरत बनाकर कह रहा है, मैंने तो कोई बुरी बात नहीं की, फिर मुझे क्यों झिड़का गया है। उसने लट्टू वही सड़क पर छोड़ दिया और मेरे साथ चल पड़ा। घर तक मैंने उससे कोई बात न की। गली के नुक्कड़ पर पहुंचकर मैंने उसकी तरफ देखा। इस कलील अरसे में उसके चेहरे पर इंकलाब पैदा हो गया था। वह बेढंगी बातें सोचा करता था। बाज लोग यह समझते थे कि वह अपने आप को निराला जाहिर करने के लिए ऐसे ख्यालात का इजहार करता है, मगर यह बात गलत थी। दरअसल उसकी तबीयत का रुझान ही ऐसी चीजों की तरफ रहता था जो किसी और दिमाग में नहीं आती थी। आप यकीन नहीं करेंगे, मगर उसको अपने जिस्म पर रिश्ता हुआ जख्म बहुत पसंद था। वह कहा करता था, अगर मेरे जिस्म पर हमेशा के लिए कोई जख्म बन जाए तो कितना अच्छा हो। मुझे दर्द में बड़ा मजा आता है। मुझे अच्छी तरह याद है कि स्कूल में एक रोज उसने मेरे सामने अपने बाजू को उतरे के तेज ब्लेड से जख्मी किया, सिर्फ इसलिए कि कुछ रोज उसमें दर्द होता रहे। टीका उसने कभी इस ख्याल से नहीं लगवाया था कि उससे हैजे, प्लेग या मलेरिया का खौफ नहीं रहता। उसकी हमेशा यह ख्वाहिश होती थी कि 2-3 रोज उसका बदन बुखार के बायस तपता रहे। इसलिए जब कभी वह बुखार को दावत दिया करता था तो मुझसे कहा करता था, अब्बास, मेरे घर में एक मेहमान आने वाला है, इसलिए 3 रोज तक मुझे फुर्सत नहीं मिलेगी। एक रोज मैंने उससे पूछा कि तुम आए दिन टीका क्यों लगवाते हो। उसने जवाब दिया, अब्बास, मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि टीका लगवाने से जो बुखार चढ़ता है उसमें कितनी शायरी होती है। जब जोड़ जोड़ में दर्द होता है और आह शिकनी होती है तो बाखुदा ऐसा मालूम होता है कि तुम किसी निहायत ही जिद्दी आदमी को समझाने की कोशिश कर रहे हो, और फिर बुखार बढ़ जाने से जो ख्वाब आते हैं, अल्लाह किस कदर बेरब्त होते हैं।
बिल्कुल हमारी जिंदगी की मानिंद अभी तुम यह देखते हो कि तुम्हारी शादी किसी निहायत हसीन औरत से हो रही है, दूसरे लम्हे यही औरत तुम्हारी आगोश में एक कवि हैकल पहलवान बन जाती है। मैं दिन उन अजीबो गरीब बातों का आदी हो गया था, लेकिन इसके बावजूद एक रोज मुझे उसके दिमागी तवाजुन पर शुबा होने लगा। गुज़श्ता मई में मैंने उससे अपने उस्ताद का तारुफ कराया, जिसकी मैं बेहद इज्जत करता था। डॉक्टर शाकिर ने उसका हाथ बड़ी गर्मजोशी से दबाया और कहा, मैं आपसे मिलकर बहुत खुश हुआ हूँ। इसके बरक्स मुझे आपसे मिलकर कोई खुशी नहीं हुई है। यह मेरे दोस्त का जवाब था, जिसने मुझे बेहद शर्मिंदा किया। आप कयास फरमाइए कि उस वक्त मेरी क्या हालत हुई होगी। शर्म के मारे मैं अपने उस्ताद के सामने गड़ा जा रहा था और वह बड़े इत्मीनान से सिगरेट के कश लगाकर हॉल में एक तस्वीर की तरफ देख रहा था। डॉक्टर शाकिर ने मेरे दोस्त की इस हरकत को बुरा समझा और अकेले में मुझसे बड़े तेज लहजे में कहा, मालूम होता है तुम्हारे दोस्त का दिमाग ठिकाने नहीं। मैंने उसकी तरफ से माजरत तलब की और मामला रफा दफा हो गया। मैं वाकई बेहद शर्मिंदा था कि डॉक्टर शाकिर को मेरी वजह से ऐसा सख्त फिक्रा सुनना पड़ा। शाम को मैं अपने दोस्त के पास गया, इस इरादे के साथ कि उससे अच्छी तरह बास-पूस करूंगा और अपने दिल की भड़ास निकालूंगा। वह मुझे लाइब्रेरी के बाहर मिला। मैंने छूटते ही उससे कहा, तुमने आज डॉक्टर शाकिर की बहुत बेइज्जती की। मालूम होता है तुमने मजलिसी आदाब को खैराबाद कह दिया है। वह मुस्कुराया, अरे छोड़ो इस किस्से को, आओ कोई और काम की बात करें। यह सुनकर मैं उस पर बरस पड़ा। खामोशी से मेरी तमाम बातें सुनकर उसने साफ साफ कह दिया, अगर मुझसे मिलकर किसी शख्स को खुशी हासिल होती है तो जरूरी नहीं कि उससे मिलकर मुझे भी खुशी हासिल हो। और फिर पहली मुलाकात पर सिर्फ हाथ मिलाने से मैंने उसके दिल में खुशी पैदा कर दी। मेरी समझ में नहीं आता, तुम्हारे डॉक्टर साहब ने उस रोज 15 आदमियों से तारुफ किया और हर शख्स से उन्होंने यही कहा कि आपसे मिलकर मुझे बड़ी मुसर्रत हासिल हुई है। मुमकिन है कि हर शख्स एक ही किस्म का असर पैदा करे। तुम मुझसे फजूल बातें ना करो, आओ अंदर चलें। मैं एक शहरजादा आदमी की तरह उसके साथ हो लिया और लाइब्रेरी के अंदर जाकर अपना सब गुस्सा भूल गया, बल्कि यह सोचने लगा कि मेरे दोस्त ने जो कुछ कहा था सही है। लेकिन फौरन ही मेरे दिल में एक हसद सा पैदा हुआ कि उस शख्स में इतनी कुव्वत क्यों है कि वह अपने ख्यालात का इजहार बेधड़क कर देता है। पिछले दिनों मेरे एक अफसर की दादी मर गई थी और मुझे उसके सामने मजबूरन अपने ऊपर गम की कैफियत तारी करना पड़ी थी और उससे अपनी मर्जी के खिलाफ उनसे 15 मिनट तक अफसोस जाहिर करना पड़ा था। उसकी दादी से मुझे कोई दिलचस्पी न थी। उसकी मौत की खबर ने मेरे दिल पर कोई असर न किया था, लेकिन इसके बावजूद मुझे नकली जज्बात तैयार करना पड़े थे। इसका मतलब साफ ये था कि मेरा कैरेक्टर अपने दोस्त के मुकाबले में बहुत कमज़ोर है। इस ख्याल ही ने मेरे दिल में हसद की चिंगारी पैदा की थी और मैं अपने ख्याल पर झिझका और नादिम भी हुआ। मुझे उससे बेहद मोहब्बत थी, लेकिन उस मोहब्बत में गैर इरादी तौर पर कभी कभी नफरत की झलक भी नजर आती थी। एक रोज मैंने उसकी साफगोई से मुतासिर होकर कहा था, यह क्या बात है कि बाज औकात में तुमसे नफरत करने लगता हूँ, और उसने मुझे यह जवाब देकर मुतमईन कर दिया था, तुम्हारा दिल जो मेरी मोहब्बत से भरा हुआ है, एक ही चीज को बार बार देखकर कभी कभी तंग आ जाता है और किसी दूसरी शय की ख्वाहिश करने लग जाता है। और फिर अगर तुम मुझसे कभी कभी नफरत ना करो तो मुझसे हमेशा मोहब्बत भी नहीं कर सकते। इंसान इसी किस्म की उलझनों का मजमुआ है। मैं और वह अपने वतन से बहुत दूर थे, एक ऐसे बड़े शहर में जहां जिंदगी तारिक कब्र सी मालूम होती है, मगर उसे कभी उन गलियों की याद न सताती थी जहां उसने अपना बचपन और अपने शबाब का जमाना गुजारा था। ऐसा मालूम होता था कि वह इसी शहर में पैदा हुआ है। मेरे चेहरे से हर शख्स यह मालूम कर सकता था कि मैं गरीब उल वतन हूँ, मगर मेरा दोस्त इन जज्बात से यकसर आरी है। वह कहा करता है, वतन की याद बहुत बड़ी कमजोरी है। एक जगह से खुद को चिपका देना ऐसा ही है जैसे एक आज़ादी पसंद सांड को खूंटे से बांध दिया जाए। इस किस्म के ख्यालात के मालिक जो हर शय को टेढ़ी ऐंक से देखता हो और राइज उसूल के खिलाफ चलता हो, बाकायदा निकाह ख्वानी हो, यानी पुरानी रसूमात के मुताबिक उसका निकाह में आए, तो क्या आपको ताज्जुब ना होगा? मुझे यकीन है कि जरूर होगा। एक रोज शाम को जब वह मेरे पास आया और बड़े संजीदा अंदाज में उसने मुझे अपने निकाह की खबर सुनाई, तो आप यकीन करें मेरी हैरत की कोई इंतहा ना रही। इस हैरत का बायस यह चीज थी कि वह शादी कर रहा है। नहीं, मुझे ताज्जुब इस बात पर था कि उसने लड़की बगैर देखे पुराने खुतबा निकाह की रस्म में शामिल होना कबूल कैसे कर लिया, जबकि वह हमेशा इन मौलवियों का मजाक उड़ाया करता था जो लड़की और लड़के को निकाह के रिश्ते में बांधते हैं। वह कहा करता था कि यह मौलवी मुझे बुढ़े और गठिया के मारे पहलवान मालूम होते हैं जो अपने अखाड़े में छोटे छोटे लड़कों की कुश्तियां देखकर अपनी हसरत पूरी करते हैं, और फिर वह शादी या निकाह पर
लोगों के जमघटे का भी तो कायल ना था, मगर उसका निकाह पढ़ा गया। मेरी आंखों के सामने उस मौलवी ने जिससे उसको सख्त चीड़ थी और जिसको वह बूढ़ा तोता कहा करता था, उसका निकाह पढ़ा रहा था। चुहारे बांटे गए और मैं सारी कार्रवाई यूं देख रहा था, गोया सोते में कोई सपना देख रहा हूं। निकाह हो गया, दूसरे लफ्जों में अनहोनी बात हो गई, और जो ताज्जुब मुझे पहले पैदा हुआ था बाद में भी बरकरार रहा, मगर मैंने इसके मुतालिक अपने दोस्त से जिक्र ना किया, इस ख्याल से कि शायद उसे नागवार गुजरे। लेकिन दिल ही दिल में मैं इस बात पर खुश था कि आखिरकार उसे इस दायरे में लौटना पड़ा जिसमें दूसरे जिंदगी बसर कर रहे हैं। निकाह करके मेरा दोस्त अपने उसूलों के टेढ़े मीनार से बहुत बुरी तरह फिसला था और इस गड्ढे में सर के बल आ गिरा था जिसको वह बेहद गलीज कहा करता था। जब मैंने यह सोचा तो मेरे जी में आई कि अपने कज रफ्तार दोस्त के पास जाऊं और इतना हंसूं कि पेट में बल पड़ जाए। मगर जिस रोज मेरे दिल में यह ख्वाहिश पैदा हुई, उसी रोज वह दोपहर को मेरे घर आया। निकाह को 3 महीने गुजर गए थे और इस दौरान में वह हमेशा उदास रहता था। उसका चेहरा चमक रहा था और नाक, जो चंद रोज पहले भद्दी नियाम के अंदर छुपी हुई तलवार का नक्शा पेश करती थी, उस पर सबसे नुमायां नजर आ रही थी। वह मेरे कमरे में दाखिल हुआ और सिगरेट सुलगाकर मेरे पास बैठ गया। उसके होठों के खतामी कोने कप रहे थे। जाहिर है कि वह मुझे कोई बड़ी अहम बात सुनाने वाला है। मैं हमातनगोश हो गया। उसने सिगरेट के धुएं से छल्ला बनाया और उसमें अपनी उंगली गाड़ते हुए मुझसे कहा, अब्बास, मैं कल यहाँ से जा रहा हूँ। जा रहे हो? मेरी हैरत की कोई इंतहा न रही। मैं कल यहाँ से जा रहा हूँ, शायद हमेशा के लिए। मैं इस खबर से तुम्हें मुतला करने के लिए ना आता, मगर मुझे तुमसे कुछ रुपए लेने हैं जो तुमने मुझसे कर्ज ले रखे हैं। क्या तुम्हें याद है? मैंने जवाब दिया, याद है, पर तुम कहाँ जा रहे हो और फिर हमेशा के लिए? बात यह है कि मुझे अपनी बीवी से इश्क हो गया है और कल रात मैं उसे भगाकर अपने साथ लिए जा रहा हूँ। वह तैयार हो गई है। यह सुनकर मुझे इस कदर हैरत हुई कि मैं बेवकूफ की मानिंद हंसने लगा और देर तक हंसता रहा। वह अपनी मानकुहा बीवी को, जिसे वह जब चाहता उंगली पकड़कर अपने साथ ला सकता था, अगवा करके ले जा रहा था। मैं क्या कहूँ कि उस वक्त मैंने क्या सोचा। दरअसल मैं कुछ सोचने के काबिल ही ना रहा था। मुझे हंसता देखकर उसने मलामत भरी नजरों से मेरी तरफ देखा। अब्बास, यह हंसने का मौका नहीं। कल रात वह अपने मकान के साथ वाले बाग में मेरा इंतजार करेगी और मुझे सफर के लिए कुछ रुपए इकट्ठा करके उसके पास जरूर पहुंचना चाहिए। वह क्या कहेगी अगर मैं अपने वादे पर कायम ना रहा? तुम्हें क्या मालूम मैंने किन किन मुश्किलों के बाद रसाई हासिल करके उसको इस बात पर आमादा किया है। मगर उसको गायत दर्जा संजीदा और मतीन देखकर मेरी हंसी दब गई और मुझे कतई तौर पर मालूम हो गया कि वह वाकई अपनी मानकुहा बीवी को भगा कर ले जा रहा है। कहाँ, यह मुझे मालूम न था। मैं ज्यादा तफसील में न गया और उसे वह रुपए अदा कर दिए जो मैंने अरसा हुआ उससे कर्ज लिए थे और यह समझकर अभी तक ना दिए थे कि वो ना लेगा, मगर उसने खामोशी से नोट गिनकर अपनी जेब में डाले और बगैर हाथ मिलाए रुखसत होने ही वाला था कि मैंने आगे बढ़कर उससे कहा, तुम जा रहे हो लेकिन मुझे भुला ना देना। मेरी आंखों में आंसू आ गए, मगर उसकी आंखें बिल्कुल खुश्क थी। मैं कोशिश करूंगा, यह कहकर वह चला गया। मैं बहुत देर तक जहां खड़ा था बट बना रहा जब उधर उसके ससुराल वालों को पता चला कि उनकी लड़की रात की रात में कहीं गायब हो गई है, तो एक हैजान बर्पा हो गया। 1 हफ्ते तक उन्होंने उसे इधर उधर तलाश किया और किसी को इस वाकये की खबर तक ना होने दी। मगर बाद में लड़की के भाई को मेरे पास आना पड़ा और मुझे अपना हमराज बनाकर उसे सारी राम कहानी सुनानी पड़ी। वह बेचारे यह ख्याल कर रहे थे कि लड़की किसी और आदमी के साथ भाग गई है और लड़की का भाई मेरे पास इस गरज से आया था कि उनकी तरफ से मैं अपने दोस्त को इस तल्ख वाकये से आगाह करूं। वह बेचारा शर्म के मारे जमीन में गड़ा जा रहा था। जब मैंने उसको असल वाकये से आगाह किया तो हैरत के बायस उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। कल सुबह की डाक से मुझे उसका खत मिला, जिसको मैंने कांपते हुए हाथों से खोला। लिफाफे में एक कागज था जिस पर एक टेढ़ी लकीर खींची हुई थी। खाली लिफाफा एक तरफ रखकर मैं उस रंग की तरफ देखने लगा जो मैंने बोर्ड पर चिपके हुए कागज पर गिराया था।